2 का डिफरेंस। तो अगर मेरे को 5 के बाद आगे 7 पे पहुंचना है तो इस वाली वैल्यू में मैं 2 ऐड कर सकती हूँ। तो मैं क्या कर देती हूँ 2n-3 + 2, तो मेरे पास बचेगा 2n-1। ये समझ आया सबको? यस सर। तो अगर मेरे को जनरल टर्म लिखनी होती है कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर मेरे को बताना है तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरी चेन की जो सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 2n-3, और जो लास्ट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 2n-1। आप ये भी देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 10 नंबर्स है तो n की वैल्यू हम लेंगे 10, तो यहाँ पे मेरे पास जो टर्म आएगी लास्ट। अच्छा, अगर मेरे को बताना है 10th ऑड नंबर कौन सा होता है, कोई बता सकता है? 10th ऑड नंबर 19 होता है ना? तो इस वाले फॉर्मूले में जब आप 10 पुट करोगे क्या आएगी वैल्यू? 19 आ रही 19 आ रही है। यस मैम। ऐसे ही अगर उससे पहले वाला नंबर देखना है मतलब 17, तो इस वाले फॉर्मूले से आपके पास 17 भी आ जाएगा। 2n-3 से 20-3 17 आ गया। ये समझ आया सबको? यस मैम। बाकी लोगों को समझ आया? तो अगर हमें जनरल टर्म लिखनी है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लास्ट टर्म हो जाएगी, अगर मेरे पास 10 नंबर है, 20 नंबर है, कितने भी नंबर है, ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाल रहे हैं, तो लास्ट टर्म 2n-1 और सेकेंड लास्ट टर्म 2n-3, और थर्ड लास्ट कितनी हो जाएगी फिर? 2n-, हाँ करेक्ट। इसमें प्लीज किसी को कोई डाउट है तो बता दो। सौरभ, आपका टेस्ट कैसा हुआ? अच्छा था। मार्क्स क्यों नहीं सेंड करते हो आप लोग? एक सेकेंड। ललित, आपका टेस्ट कैसा हुआ? ललित आज स्ट्राइक पर है। गीतांश, आपका टेस्ट कैसा हुआ? ठीक ठीक था। इसमें किसी को डाउट है अभी तक? कपीश सर ने आपके कंजर्वेशन लॉस पे छोड़ा था ना, आई थिंक। अंकिता बोलो, आपको डाउट है? नो मैम, गलती से हो गया। अच्छा, कपीश सर ने आई थिंक कंजर्वेशन लॉस तक करवाया था ना? फंडामेंटल फोर्सेस फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं अभी वो टॉपिक, क्योंकि फिर रह ही जाएगा, वो मिस हो गया था ना। कंजर्वेशन लॉस क्या होते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? आज क्या बात है, सबको बहुत ठंड लग रही है, कुछ और प्रॉब्लम है? बताओ। ऑफ एनर्जी, मास। हाँ, मास, एनर्जी, इन सबका कंजर्वेशन है ना? यस मैम। तो अगर मैं बोलूं कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब? मैम मास नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, कि जब भी आप किसी भी चीज के साथ कंजर्वेशन लगा दो तो फिजिक्स में बस ये लिख दो, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना? चाहे एनर्जी हो, मोमेंटम हो, कुछ भी हो, सब में ये कि वो ना तो बना सकते हैं ना उसे खत्म कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। ये तो अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो उसका मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? Energy can neither be created nor be destroyed, but can be changed into हाँ, the form of रिएक्शन। अच्छा, और मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? sum of potential energy plus kinetic energy. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप बात करते हो हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेशन लॉस की, तो उसका मतलब होता है कि एक चीज की जो वैल्यू है ना वो फिक्स हो गई है, उसकी वैल्यू यही आनी चाहिए।
तो हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन में वो वैल्यू बदल जाए, पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो वैल्यू आनी चाहिए वही। मतलब अगर मान लो आप बात करो एनर्जी की, और किसी क्वेश्चन में आपके पास एनर्जी आ रही है 30 जूल्स, तो अगर आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, इधर का उधर कर रहे हो, उधर का इधर कर रहे हो, तो भी जो एनर्जी है वो 30 आनी चाहिए। पर हो सकता है आपने कोई और क्वेश्चन लिया हो तो उसमें एनर्जी 50 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। ये समझ आया सबको? अच्छा, सीधा सही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि गीतांश के पास 10 चॉकलेट्स हैं और कुलभूषण के पास अभी 0 चॉकलेट्स है। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ। दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। अब मान लेते हैं कि गीतांश के पास 10 चॉकलेट्स हैं, कुलभूषण के पास 0 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब गीतांश ने क्या किया, 2 चॉकलेट्स कुलभूषण को दे दी और उसके पास 8 रह गई, कुलभूषण के पास 2 चॉकलेट्स। क्या चॉकलेट्स कंजर्व है इस केस में? यस मैम। क्यों? गीतांश के पास तो पहले 10 थी, अब 8 हो गई, तो कंजर्व कैसे है? टोटल जो है वो 10 है। कांस्टेंट। करेक्ट। जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे कि इसके पास कितनी एनर्जी है, इसके पास कितना मास है। हम जो भी सिस्टम था, मतलब जो जो चीजें थी पहले हमारे पास, उन सब के पास टोटल कितना क्या क्या है, कि गीतांश के पास कितनी है, हमारे पास यहाँ पे वो वाली वैल्यू प्लस नाम ही भूल गई मैंने क्या लिया था। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज थी वो इन दोनों को जोड़ के मिली। ठीक है, गीतांश के पास और कुलभूषण के पास कितनी वैल्यूज है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, मैंने कहा गीतांश के पास 8 चॉकलेट्स है, कुलभूषण के पास 3 चॉकलेट्स थी स्टार्टिंग में। अब गीतांश के पास 7 चॉकलेट्स है और कुलभूषण के पास 9 है। क्या ये कंजर्व सिस्टम है? नो मैम। ये कंजर्व सिस्टम नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल हो गई 11, पर यहाँ पे टोटल आ रही है 16। तो जितनी पहले थी उतनी तो नहीं आ रही है बाद में। अब यहाँ पे अगर मैं मान लू एक और फ्रेंड को ऐड कर देती हूँ इधर इस वाली लिस्ट में, अब यहाँ पे सरिता को भी ऐड कर देते हैं, और सरिता के पास है 5 चॉकलेट, पर यहाँ पे सरिता के पास 0 हो गई। क्या अब ये चीज कंजर्व है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब कंजर्व है, जितनी वैल्यू पहले थी उतनी वैल्यू बाद में। पर क्या ध्यान रखना है, जो जो पार्टिसिपेंट पहले थे उन सबकी वैल्यूज को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 को ले लोगे और फिर बाद में कुछ और 2 को लोगे। आपको जितने आपने पहले लिए उतने ही बाद में लोगे, और पूरा सिस्टम देखना है जो पूरा इन्वॉल्व हो रहा है। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे 5 कंजर्वेशन लॉज है। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। तो जैसे आप लोगों ने बताया, मैकेनिकल एनर्जी 2 पार्ट से बनती है, एक होती है काइनेटिक और एक होती है पोटेंशियल। और इनका जो सम है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, तो इस पर्टिकुलर सम की वैल्यू फिक्स होगी। अगर मैं बोल रही हूँ ये स्ट्रेट लाइन में मैं मेजर कर रही हूँ, यहाँ पे वैल्यू अगर 20 है तो यहाँ पे भी इनकी टोटल वैल्यू 20 होनी चाहिए। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। mgh। करेक्ट। तो अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन लेती हूँ, आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा 10th 9th में, कि हम इस पूरे रास्ते में से एक बॉल को ऊपर से नीचे ला रहे हैं यहाँ पे। तो ये जब नीचे बिल्कुल आने वाली है तो कौन सी चीज मैक्सिमम होती है? हाइट मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी? जब बॉल बिल्कुल टच करने वाली है, वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना। और वेलोसिटी से कौन सी एनर्जी बनती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। तो यहाँ पे, और हाइट कितनी है यहाँ पे?
जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0 अब मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे 10 है। अब हम ऊपर वापस लेके जाते हैं बॉल को और यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ पे कौन सी चीज जीरो हो जाती है ऊपर पहुंचने के बाद? वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और क्या मैक्सिमम हो जाता है? हाइट हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? mgh अच्छा, mgh नहीं, नंबर बताना है अब। कितनी? 10 आएगी, सौरभ कह रहा है। और कोई आंसर करना चाहता है? अगर हम बात करें इस पॉइंट की, ए पॉइंट की, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो 10 थी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी ए पॉइंट पे? 0 तो इनका सम क्या आ रहा था? 10। अब हम ऊपर पहुंच गए बी पॉइंट पे, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी अगर ऐड करूं तो इनका सम फिक्स रहना चाहिए। yes ma'am और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में उसकी वैल्यू क्या है? 10 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई ऊपर? 10 आ गई, है ना। अब अगर मैं बीच में कोई रास्ता लूं, इसमें मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है 3, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? 7। सबको समझ आया है ये? yes ma'am तो हमारे पास यहाँ पे हम इंडिविजुअली काइनेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल की नहीं बात कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो आप बोलोगे पोटेंशियल तो है ही नहीं, पर यहाँ पे पोटेंशियल 10 हो गई, ऐसा कैसे हुआ? यहाँ की पोटेंशियल यहाँ पे काइनेटिक में बदल गई, फिर यहाँ की काइनेटिक ऊपर जाके पोटेंशियल में बदल गई। तो आपस में बदल तो सकती है, पर उनको जोड़ के जो वैल्यू मिल रही है वो फिक्स रहनी चाहिए। ये समझ आया सबको? yes ma'am Yes, ma'am. अब अगर हम बात करें अगले लॉ की, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। अब जैसे बताया था आप लोगों ने ही कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पर उसके साथ एक और पॉइंट होता है, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लेते हैं मेरे पास कुछ एनर्जी थी यहाँ पे 40 और ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैंने क्या किया, कुछ काम करा और अब मेरे पास जो एनर्जी बची वो बन गई 30 काइनेटिक एनर्जी। तो बची हुई 10 एनर्जी कहाँ गई? अब एनर्जी सिर्फ 2 टाइप की नहीं होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक, बहुत सारे टाइप की होती है। जैसे साउंड हो गया, प्रेशर एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? जो सारे टाइप की एनर्जी अगर मैं जोड़ दूं तो उनका सम क्या है, उसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है, चाहे आप कहीं पर भी देखें। तो बची हुई 10 एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये समझ आया सबको? yes ma'am Yes. अब जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे आपको ये यूज नहीं करना पड़ेगा, आप जनरली यूज करोगे मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में सारे टाइप, कितनी सारी एनर्जीज है, आप कितनी एनर्जी निकालोगे? साउंड, हीट, लाइट, केमिकल, प्रेशर, पोटेंशियल, कितनी सारी एनर्जीज हो जाएंगी। तो हम जनरली डील करते हैं वो काइनेटिक और पोटेंशियल के सम से डील करते हैं, कि एक मोशन में जब हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों का सम लेके चलते हैं, बाकी वाली चेंजेस हम नहीं अज्यूम करते। क्लियर है सबको? yes ma'am Yes, ma'am. अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले लॉ की, तो हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? अगर आप दो चीजों को जोड़ के कुछ नई चीज बना रहे हो, अब नई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हाइड्रोजन बदल दिया और ऑक्सीजन बदल दिया आपने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, पर आपने इन दोनों को जोड़ा और फिर कुछ और बना दिया। जैसे मान लो आपके पास एक बुक इस हाथ में है 1 kg की और एक बुक इस हाथ में 2 kg की, आपने उन दोनों को इकट्ठा लिया तो कितना वेट हो जाएगा टोटल मास? 3 kg 3 kg, है ना। पर आपने बुक को बदला है? no ma'am आपने क्या किया, उन दोनों को जोड़ के एक मोटी बुक बना दी, पर एक्चुअली में है तो वो बुक ही। तो ऐसी अब सिचुएशन होती है तो हमारा मास कंजर्व रहता है। जैसे अगर मान लो आपने
आपका वेट 40 केजी आप लोग का वेट, किसी का फॉर एग्जाम्पल, और अब आपने क्या किया, आपने 5 केजी का बैग उठा लिया, दोनों इंडिविजुअल उठाए, तो अब आपका वेट टोटल कितना हो जाएगा अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो रहे हो? 45। अब क्या करते हैं, अब इस 5 केजी के बैग में थी 2 केजी शुगर और 3 केजी राइस। अब आपने क्या किया, इनको अलग अलग हाथ में उठाया और अपना वेट लिया, और अब आप मशीन में खड़े हो गए, तो अब कितना वेट होगा? 50 kg। ये 5 45 kg। 45 ही तो होगा, 5 केजी दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 2 और 3। ठीक है, उस बैग में से सामान निकालिए, एक से चावल और एक था आपके पास शुगर, तो उनको आपने उठाया और फिर आप खड़े हो गए, तब भी बनेगा तो इन तीनों की मदद से। तो यही हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास जो टोटल होता है वो हम नहीं बदल सकते। समझ आया है ये सबको? यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा 12th में यूज होगा एक स्पेसिफिक चैप्टर में, एटम एंड न्यूक्लियर। तो यही क्या कहता है, आइंस्टाइन ने बोला मास और एनर्जी को हम रिलेट कर सकते हैं। अब इन दो केसेस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन था। अब अगर आप कुछ ऐसा कर दो कि दो हाइड्रोजन इतने पास आ जाए कि वो हाइड्रोजन ना रहकर हीलियम बन जाए, तो क्या सेम चीज रही या चीज बदल गई? बदल गई। चीज बदल गई। बदल गई। दो हाइड्रोजन थे, अब आपने उनको जोड़ा, एक अलग ही चीज बन गई, हीलियम। तो ये हमारे पास क्या है, हमने क्या किया यहाँ पे, एटॉमिक नंबर बदलेगा हाइड्रोजन से हीलियम आया तो? यस मैम। एटॉमिक नंबर यस मैम। आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन्स। फिर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स बताते हैं एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास जब हम प्रोटॉन्स बदलना चाह रहे हैं तो प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं। अब सोचो कितना अंदर तक घुस गए कि इतना चेंज हो जाए कि हमने न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा चीजें डाल दी हैं। इतना समझ आया? यस मैम। अब जब हम इतना बड़ा चेंज करना चाहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमें एनर्जी लगानी पड़ती है एक्स्ट्रा। जब एनर्जी एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, अब वो एनर्जी आती है कहाँ से, तो वो समझते हैं। अब छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल लूंगी, मास रिलेट मत करना। अगर हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 केजी की एक चीज और दूसरी चीज है 3 केजी की, इन दोनों को जोड़ के हमने एक सिंगल चीज बनाई इसी टाइप की, मतलब जिसमें हमने क्या किया, स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। तो मेरे पास टोटल मास कितना होना चाहिए आंसर का जो बनेगा? 4 kg। 4 kg। 4 केजी। सबने 4 केजी बोला, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जो रिजल्ट बन गया वो 3.99 कुछ ऐसा बन जाता है। ये सिर्फ इसी केस में जिसमें हमने स्ट्रक्चर ही बदल दिया। ये ऊपर वाले केस से मत रिलेट करना, नीचे वाले केस की बात करें जिसमें हमने स्ट्रक्चर ही बदल दिया। अब बोलोगे 0.01 केजी कहाँ गया? और जब इतना दम लगा रहे हैं, हाँ करेक्ट कुलभूषण, वो एनर्जी में चला जाता है। जब हम इतना दम लगा रहे हैं उनको जोड़ के, तो कुछ ना कुछ जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो मास की फॉर्म में निकलती है। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब आइंस्टाइन ने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया जो इस मास और एनर्जी को कनेक्ट कर सके कि भाई अगर इतना मास निकल रहा है तो मतलब कितनी एनर्जी बननी चाहिए। तो उससे आया हमारे पास E इक्वल्स टू mc²। ये E हमारा एनर्जी है, C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। करेक्ट, स्पीड ऑफ लाइट। क्या वैल्यू होती है उसकी? 3.8 10 raised to power। एक मिनट, 3.8 कौन बोल रहा है? 3 into 10 raised to power 8। 3 × 10⁻⁸ ठीक है, वो C की वैल्यू है। और इसमें जो मास होता है ना, ये वाला होगा 0.01 कि फर्क कितना है। ऐसे ही अगर मैं एक बड़ी चीज में से मतलब हीलियम का एटम लूं और उसको मैं 2 हाइड्रोजन में बदलूं, तो उसमें भी यही चीज होती है कि हमारे पास जो पहले था उसका मास ज्यादा है कंपेयर टू जो टूटा उनके मास से। अच्छा, अब दो चीजों को जोड़ के जब एक चीज बनती है तो उसको फ्यूजन कहते हैं या फिजन कहते हैं? पढ़ा होगा आपने, फ्यूजन फिजन। फ्यूजन मैम जब टूटता है, फ्यूजन जब जुड़ता है। करेक्ट, फ्यूजन होता है जब हम A + B से हम C बना रहे हैं
और जब हम उल्टा कर रहे हैं कि सी से ए प्लस बी बना रहे हैं तो उसे कहते हैं फिजन। ये समझ आया सबको? यस Yes, मैम। sir. यस मैम। मतलब जब हमने एक केस में क्या किया, दो हाइड्रोजन को जोड़ के हीलियम बनाया तो फ्यूजन हो गया। अब एक हीलियम के दो टुकड़े करके दो हाइड्रोजन बनाया तो वो फिजन हो जाता है। तो इन दोनों केस में एनर्जी निकलती है, वो आइंस्टाइन के रिलेशन से पता लगा सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ओके। अब हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होगा, तो ध्यान से सुनना। ये क्या कहता है? लीनियर का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। स्ट्रेट। करेक्ट, स्ट्रेट। किसी भी एक स्ट्रेट पाथ पे अगर हम मोमेंटम देखें तो उसमें मोमेंटम कंजर्व होता है। स्ट्रेट का मतलब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कि अगर आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन देखो या फिर अगर आप सिर्फ वाई डायरेक्शन देखो या सिमिलरली सिर्फ जेड डायरेक्शन देखो तो उस डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? Mass into velocity. मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जब दो गाड़ियां हैं या दो कोई भी चीज है, उनकी टक्कर होने से पहले कितना मोमेंटम था और टक्कर होने के बाद कितना मोमेंटम है, इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम रहनी चाहिए। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लिया है हमने, एक बॉल थी मास m की, वो मूव कर रही है वेलोसिटी v से, और उसने लेके टक्कर मार दी अब दूसरी बॉल में जो रुकी हुई है रेस्ट पे। हमेशा ऐसा केस नहीं होगा, ये एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, ये तो बिफोर द कोलिजन था। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये जिस बॉल ने टक्कर मारी वो तो रुक गई, रेस्ट पे आ गई। जिसको टक्कर मारी वो मूव करने लग गई वेलोसिटी v से। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये तो एक जनरल केस है, दूसरा केस लेते हैं। अगर दो बॉडी है, उनका मास m1 और m2 है और इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है, तो अगर मैं अब बात करूं स्टार्टिंग में कितना मोमेंटम था, तो इन दो बॉडीज के मोमेंटम को जोड़ के बनेगा मेरा इनिशियल वाला। ये समझ आया है? यस मैम। u1 और यस मैम। यहाँ पे इनकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब मान लेते हैं टक्कर लगने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई और हो गई v1 और v2। तो उस केस में हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। ये इनका बन गया है बाद में मोमेंटम। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू इक्वल हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये जो v1 v2 u1 u2 ये सारे के सारे हमने अभी इस डायरेक्शन में लिए, एक्स वाली में। इधर उधर हो सकता है लेफ्ट राइट, पर क्या है सारे के सारे सेम ही डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन दूं कि अगर मेरे पास एक 10 kg की बॉल है, वो रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, मूव नहीं कर रही थी, और ये ना दो टुकड़ों में टूट गई और ये दोनों मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बनानी में, वेलोसिटी v से। तो अब ये बताओ ये दोनों ऐसे मूव करेंगे या फिर ऐसे मूव करेंगे, फर्स्ट वाला केस या फिर सेकंड वाला? पहले रेस्ट पे था और उसके बाद टूटने के बाद वो दो कंपोनेंट्स में टूट गया, 5 और 5, और दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे अपोजिट में? Opposite. क्यों अपोजिट में गीतांश? वो रेस्ट पे थे तो मैम डायरेक्शन दूसरी हुई तो मैम जीरो हो जाएगा फिर से। करेक्ट। जब स्टार्टिंग पे रेस्ट पे था तो हमारा जो मोमेंटम है वो 10 इंटू 0 0 हो गया। ये समझ आया ना सबको, जीरो कैसे आया? यस मैम। Yes, sir. अब टक्कर लगने के बाद इसके साथ 5v हो गया और इसके साथ भी 5v हो गया। अब मैं चाह रही थी कि मोमेंटम 0, पर यहां से तो 10v बन रहा है। पर अगर एक की डायरेक्शन में उल्टी कर दूं कि मतलब ये वाला इस v की तरफ से जा रहा है पॉजिटिव v और ये वाला अपोजिट से जा रहा है तो माइनस v, तो जब आप टोटल मोमेंटम निकालोगे तो आएगा 5v प्लस 5 इंटू माइनस v। ये कितना हो जाएगा?
0। तो अब क्या हुआ, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। समझ आया ये सबको? यस मैम। यस मैम। ये और अच्छे से आएगा, मैं वैसे थोड़ा एक एग्जांपल लेके क्लियर करना चाहती, लॉज ऑफ मोशन में प्रॉपर आएगा ढंग से। अब इसमें ना इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बॉडी थी, वो इधर मूव कर रही है, और बाद में क्या हुआ, इस बॉडी के दो टुकड़े हो गए, एक इधर चला गया और एक वाला इधर चला गया। तो इस केस में आप मोमेंटम कैसे निकालोगे? तो अभी मैंने आपको बताया, मोमेंटम निकालते हुए हमें डायरेक्शन ध्यान देनी पड़ेगी, एक्स वाली और वाई वाली। तो अगर मैं देखना चाहूं इसका एक्स में क्या वैल्यू है, तो कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकालते हैं किसी कंपोनेंट की एक्स में वैल्यू? रिजॉल्व करके रिजॉल्व करके, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा और ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट वाई में आ गया। और सिमिलरली मैं अगर दूसरी वाली लूं तो दूसरी वाली का भी एक कंपोनेंट एक्स में और एक कंपोनेंट वाई में। यहां तक समझ आया सबको? यस मैम। तो जब आप बात करोगे ना मोमेंटम की, तो आपके पास डायरेक्शन आ गई है। एक्स वाली में आप इन तीनों को ले लोगे, वाई वाली में आप इन दोनों को ले लोगे और फिर कंपेयर करोगे। मोस्टली जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, स्टार्टिंग में मोस्टली मोशन सिर्फ एक्स में हो रहा होता है, बाद में चेंज हो जाता है, फिर आप बाद में रिजॉल्व कर सकते हो। पर याद रखना, एक्स का एक्स में ही रखना है, वाई का वाई में, आपस में मिक्स नहीं करने। अब यहाँ पे आपको बताना इनमें से कौन सा कंजर्वेशन लॉ नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, करेक्ट। जो इलेक्ट्रिक करंट का कंजर्वेशन है, ऐसा हमारे पास कोई भी लॉ नहीं होता है, करेक्ट। अब इन कंजर्वेशन लॉज में किसी को डाउट है किसी पर्टिकुलर लॉ में? नो मैम। नो मैम। ओके। अब पेपर में डाउट था किसी को? एरर वाले क्वेश्चंस में। एरर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। स्कोर क्यों नहीं शेयर किया सरिता? किसी ने भी नहीं किया है आपकी क्लास में से? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन में किस किस को डाउट आया था? अच्छा, मैं डिस्कस कर रही हूँ, अब तो बता दो यार किसने पेपर नहीं अटेम्प्ट करा है। सबने अटेम्प्ट करा है? जब मेरे पास लिस्ट आएगी ना एब्सेंट एब्सेंट की, तब बताऊंगी फिर सबको। मैम मैंने नहीं किया। हाँ, आप बोल रहे हो ना, हाँ ठीक है। और किसने नहीं किया? मैंने भी नहीं। अच्छा, हैंड रेस कर दो, बस मेरे को वैसे देखना है रेशियो कितने स्टूडेंट्स ने नहीं किया। हैंड रेस कर दो। पापा घर पे नहीं थे इसलिए नहीं किया। पापा को पेपर देना था आपके? आदि काफी सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया। अच्छा, प्लीज नेक्स्ट टाइम से कर लेना। जो भी रीजन था, आप टाइम मैनेज कर सकते हो, 2 घंटे नहीं आ रहा पेपर में, क्या हो जाएगा? 0 मार्क्स आ जाएंगे, माइनस में मार्क्स आ जाएंगे। एटलीस्ट करा तो होगा, उसमें एब्सेंट नहीं लिखा आएगा। ट्राई करा है वो भी मैटर करता है। तो कितने भी राधा आपने करा है, जिन्होंने करा है प्लीज मेरे को स्कोर शेयर कर देना। चाहे कितने भी मार्क्स आए, 5 आए, 10 आए, 40 आए, हो सकता है अब तुक्के भी मारोगे, तुक्के भी लग जाएंगे 100। ये तो पता चल जाएगा आपके तुक्के लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो प्लीज अटेम्प्ट जरूर करो। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना था करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर। तो इसमें किसको डाउट था?
जिन्होंने अटेम्प्ट करा है उनसे पूछ रही हूँ मैं, हैंड लोअर कर सकते हो आप लोग। ओके, तो सरिता को डाउट है, अक्षता ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये पता है। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन का तरीका चल रहा है कि अगर आपको रेडियस भी निकालना था, आर्क भी निकालना था, थीटा भी निकालना था, तो आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना था। और उसमें आंसर लिखने का क्या रूल होता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से? लीस्ट सिग्निफिकेंट होगी वही आएंगे। हाँ, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वही आएंगी। यहाँ पे जो दोनों नंबर्स हैं उसमें मिनिमम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। 4। और सरिता इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, ये आपको ऑलरेडी आंसर भी मेंशन है, आपको बस करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लगानी थी। तो जैसे यहाँ पे अगर हम स्टार सिग्निफिकेंस वाला ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सिर्फ ए आ रहा है। क्लियर है सबको ये? यस मैम। अच्छा, सेकंड वाले में किसी को डाउट था? हमने ऐड करना था और एडिशन के हिसाब से कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए? मैक्सिमम मैम 5। कितने होनी चाहिए? 5। एडिशन में क्या रूल होता है राधा? एडिशन में क्या चेक करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करते हैं या फिर डेसिमल नंबर? डेसिमल नंबर ये लिस्ट होते हैं वो वांची। डेसिमल नंबर चेक करते हैं। मिनिमम डेसिमल नंबर यहाँ पे कितने थे? 2। 2 थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। अब थर्ड वाले में किसको डाउट था? वॉल्यूम में एरर, परसेंटेज एरर बताना था स्फेयर की। बोलो सरिता, इसमें क्या डाउट था? बोलो। मैम मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। वॉल्यूम आर क्यूब होती है, मैंने करने बताया था। कैसे होते हैं ये? हाँ, करने कैसे ये एरर वाले? आपने क्लास अटेंड नहीं करी थी एरर वाली? पूछ रही हूँ मैं। मैम शायद मैं बीमार थी। अच्छा, तो अच्छा, तो फिर तो आपको पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मैं ना आपको एक बार नोट्स फिर से सेंड कर दूंगी सरिता, एक बार उनको पढ़ना, फिर मेरे को बताना कहाँ पे डाउट आ रहा है अभी भी। ठीक यस है? मैम। ओके। तो यहाँ पे आर क्यूब आया था तो परसेंटेज एरर निकालना है, तो बस इस पावर को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से। जैसे यहाँ पे 2% था तो 3 × 2% 6 आ गया था। करेक्ट। फिर नेक्स्ट वाले में कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है? सी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नहीं भी पता है तो ध्यान रखना, जब भी मोस्टली कोएफिशिएंट लगा होता है तो बेसिकली वो रेशियो होता है दो चीजों का, और वो डायमेंशनलेस हो जाता है। अच्छा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किया? ओके, आंसर करेक्ट किस किस का था? मैम इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी है। अगर आपको वैसे भी ये समझ आ रहा है तो सिंपल चीजें थी, एक्सेलरेशन, फोर्स और टाइम। ऑप्शंस लगा लगा के भी देख सकते हो आप, है ना, कि एक्सेलरेशन लिखोगे तो LT-2, उसको अगर t की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास लेंथ आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, एक सेकेंड। सेकेंड पेज पे चलते हैं। तो फिर यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें बताना था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस। तो उसका आंसर क्या आया था? डी ऑप्शन। डी वाला। मैम डी। डी ऑप्शन। आपने डायरेक्ट प्रेशर एंड डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी थी, डायमेंशंस, वेलोसिटी सब कुछ मेंशन था फॉर्मूले में, बस डायमेंशंस लगानी थी। इस क्वेश्चन में डाउट था किसी को? नो मैम। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सेवेंथ वाले में परसेंटेज एरर कैसे निकाला? यही ट्राई नहीं किया? डेल्टा V अपॉन V into 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I into 100।
करेक्ट। हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.5/8 प्लस 0.2/4 और इन दोनों टर्म को ऐड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 किस किस का हुआ? मैम 8th का फर्स्ट है। हाँ, 8 का फर्स्ट है अंकिता। आपने अटेम्प्ट किया था इसे? सिर्फ सौरभ का हुआ, बाकी लोगों का नहीं हुआ 8th क्वेश्चन? तो उसको समझते, एक मिनट मैं जूम कर। अगर आप 8th में देखो, यहाँ पे है हमारे पास कि एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है ए। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू ए है और क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पे n वर्नियर स्केल की डिवीजन मैच विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो अगर हम कोई भी नॉर्मल एग्जांपल ले 9 और 10 की 10 वर्नियर की स्केल की वैल्यूज 9 मेन स्केल से मैच कर रही, तो यहाँ पे एक वर्नियर की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 9/10। इतना समझ आया सबको? एक मेन स्केल की वैल्यू कितनी थी? ए। तो ये हो गया 9/10 इंटू ए। अब जब लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं तो हम मेन स्केल में से वर्नियर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे मेन स्केल है ए, उसमें से 9/10 ऑफ ए को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? a/10। a/10 आ जाएगी। अब अगर मेरे को बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो वो किसी ने अटेम्प्ट करा? सौरभ, सिर्फ सौरभ ने किया। वो क्वेश्चन ट्रिकी है, 9th में एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ अभी। अंकिता, आपका आंसर मैच हुआ? यस मैम। चलो वेरी गुड, जिन्होंने ट्राई किया वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10th हो गया था राधा आपका भी, 10th वाला? यस मैम। वेरी गुड। अब हमारे पास यहाँ पे है फिर क्वेश्चन नंबर 11th वाला तो इजी था, काइनेटिक एनर्जी वाला, वो तो अटेम्प्ट करा होगा काफी लोगों ने। यस मैम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12th में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मैम 4। 4 है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में डेंसिटी का क्या फॉर्मूला लगाया? हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड करें? यहाँ पे लेंथ गिवन है तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करिए लेंथ से? बोलो सौरभ। हाँ, लेंथ क्यूब। जो भी आपके पास लेंथ दे रखी थी उससे वो आपने क्यूब कर दिया, वॉल्यूम आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में आपने फिर से डेंसिटी लगे डायरेक्ट, तो उसमें परसेंटेज एरर निकालना था। अच्छा, वायर के केस में क्वेश्चन नंबर 14 में आपने फॉर्मूला क्या लगाया वॉल्यूम का? सब लोगों से πr²h। हाँ, वायर सिलेंडर लोगे तो उसमें जब फॉर्मूला लगाओगे πr²h, और यहाँ पे लेंथ जो है वो हाइट ही है। क्वेश्चन नंबर 15 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जब आप ऐड करते हो तो कौन सा रूल लगाया? एडिशन डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल, कितने डेसिमल प्लेसेस है उससे निकाला हमने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है सबको? एक बार क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं।
बोलो मोहित, आप कुछ बोल रहे थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम अभी डील करें, तो अगर मैं कोई भी रैंडम नंबर्स लूं, मतलब आई इक्वल्स टू ई की पावर समथिंग है वहां पे, क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जाम्पल 36 लेते हैं, v अपॉन t -1, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। ये समझ आया सबको? इस टाइप का ही क्वेश्चन है वहां पे, Yes, ma'am. है ना? Yes, तो अगर कोई भी वैल्यू लेती हूँ आई की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 9 वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे 9 पुट करा, इस 1 को हम लेफ्ट साइड ले गए, तो हमारे पास आ गया 10 इक्वल्स टू ई इंटू 36 v बाई टी। तो यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लोगे तो उसमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि क्या चीज चेंज कर रही है, यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर रही है या टेम्परेचर चेंज कर रहा है या कुछ भी। तो अब अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड से, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ही होता है, पर चेन रूल लगेगा यहाँ पे। यस मैम। तो अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, तो एज इट इज लिख देते हैं 36 v बाई टी। अब ये पूरी की पूरी पावर जो है इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अलग से, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 36 v बाई टी। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई थिंक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, बस जो वोल्टेज थी वो चेंज हो रही है, तो हम इस 36 और टी को बाहर ले सकते हैं, ये ई वाली टर्म एज इट इज, और अंदर जो रह जाएगा वो रह जाएगा चेंज ऑफ वोल्टेज। ये समझ आया सबको? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या क्या कांस्टेंट को बाहर ले लिया, अंदर चेंज ऑफ वोल्टेज रह गया। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे अगर हम इस साइड राइट साइड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड भी लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी आई की टर्म थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन में कोई ऐसे, तो हम यहाँ पे जो टर्म आएगी वो साथ में इंटू डी आई आ जाएगा, और जब डीवी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमारे पास पर्टिकुलरली आई की भी वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की भी वैल्यू गिवन है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। अब हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला, Yes, ma'am. बार वही क्वेश्चन में ओपन कर। Yes. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा था आई इक्वल्स टू 1500 वोल्टेज अपॉन टी, और यहाँ पे -4 था, और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और वोल्टेज है वही पर्टिकुलरली चेंज हो रही है। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, तो हमने यहाँ पे करंट को फिक्स रखा 5 मिली एम्पेयर, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो 300 लिया, और वोल्टेज में हमें पता चल गया चेंज इन वोल्टेज कितनी आ रही है, तो हम इससे एरर का निकाल सकते हैं फॉर्मूला। और किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है इसमें? And 10th वाली में, a screw gauge with a pitch of 0.5 millimeter and circular scale with 50 division is used to measure the thickness. देखो ये पार्ट जो है लास्ट लाइन, उसमें हमें बोला हुआ है मेन स्केल की रीडिंग क्या है 0.5, और उसके बाद उसने बोला है 25 डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल। तो जब हम आंसर लिखते थे हम लोग फाइनल स्क्रू गॉज में, तो हम मेन स्केल में ऐड करते थे क्या, 25 इंटू जो लीस्ट काउंट होता था। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास पिच दे रखी है और नंबर ऑफ डिवीजन भी दे रखे हैं, तो लीस्ट काउंट कैसे आता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन है ना,
0.5 डिवाइड बाय 50 करोगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0.001। ये आ जाएगी हमारे पास लीस्ट काउंट, Yes, ma'am. है ना। अब यहाँ पे बोला गया है बिफोर स्टार्टिंग इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट 45 division coincide with the main scale and the zero is barely visible। अभी 45 किसकी वैल्यू दे रखी है, कोई बता सकता है कि 45 डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी मेन स्केल के साथ जब जब कुछ भी नहीं लगा रखा था बीच में। वर्नियर से जीरो एरर याद है किसी को? जीरो एरर याद है किसी को क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है? जब सर्किल स्केल की रीडिंग होती है तो जीरो की वो मेन स्केल की रीडिंग मैच नहीं होती है। हाँ, जब हम लोगों ने क्या करा था उसमें एक सेकंड, अगर मैं आपको यहाँ पे, जब हमने स्क्रू गॉज के बीच में कुछ भी नहीं लगाया था तो उस केस में जीरो के ऊपर जीरो होना चाहिए था। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये देखते हैं कितनी लाइंस मैच कर रही है, और उन लाइंस को जैसे यहाँ पे बोला गया 45 लाइंस मैच कर रही है, उस लाइन को अगर मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जीरो एरर आ रहा था ना, याद है किसी को? यस मैम। तो अगर मेरे को स्टार्टिंग में पता है कि भाई मेन स्केल में यहाँ पे वैल्यू थी 4 जैसे मेन स्केल में जो भी वैल्यू थी उसमें मैंने लीस्ट काउंट इनटू अब जो वैल्यू आई वो भी कर दिया ऐड, पर मेरे पास अभी भी कुछ जीरो एरर है, तो इसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे आंसर निकाल सकती हूँ ना कि इतना मेरे पास एरर आ रहा है। कुछ नहीं याद है ना स्केल का किसी को? अच्छा, कल की क्लास में क्या करूंगी, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं वो वाली स्लाइड ओपन करके फिर एक्सप्लेन करूंगी जो स्क्रू गॉज वाली थी, तब क्लियर होगा आपको। ठीक है, एक बार मैं फिर से कंसेप्ट लूंगी जीरो एरर वाला और Yes, कोई ma'am. ठीक है, ताकि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर जो आप चाहते हो कि मैं लूं इसमें से, आप वो भी बता सकते हो। जैसे अभी गीतांश ने बोला क्वेश्चन नंबर 10, बाकी सारे क्लियर हैं क्वेश्चंस? यस मैम। ठीक है, Yes. मैं प्रॉपर स्लाइड्स लेके वो स्क्रू गॉज वाली फिर से ओपन करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसे मैं बताऊंगी तो आपको कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा दिमाग में कि जीरो एरर आ कहाँ से रहा था। ठीक है, तो फिर अभी और किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को डाउट नहीं है कोई भी? ओके, तो फिर मैं ना आपको आज असाइनमेंट भी सेंड कर दूंगी एक, तो आप वो चेक कर लेना मोशन इन 1D का, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब मोशन इन 1D कंप्लीट हो गया और इसमें जो जिन क्वेश्चंस में डाउट है वो भी ले लेंगे। और कल प्लीज थोड़ा नींद पूरी करके आना, कोई कुछ नहीं बोल रहा था पूरी क्लास में। बाय बाय एवरीवन।